नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए सरकार ने 5 किसान नेताओं के मांगे नाम। विपक्ष की मांग की, आंदोलन में शहीद किसानों को मिले 5 करोड़। सरकार ने दिया दो टूक जवाब। एंटीलिया केस में नवाब मलिक का बड़ा दावा, फेक पासपोर्ट तैयार किया गया। परमवीर सिंह और सचिन वाजे का था एनकाउंटर करने का खतरनाक प्लान। नवाब मलिक ने ममता बनर्जी को दिया झटका। शरद पवार से मुलाकात करने से पहले ही नवाब मलिक बोले, कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा संभव नहीं। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में 8 रुपए सस्ता किया गया पेट्रोल। आज रात से ही लागू हो जाएंगी पेट्रोल की नई कीमतें। इमरान खान सरकार ने किया कोरोना फंड में $5 अरब का घोटाला। इमरान खान की हुई फजीयत, सारी अनियमितताएं हुई साबित। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन पर एक्शन की। केंद्र सरकार अब फर्जी किसान आंदोलन को पूरी तरह खत्म कराने के लिए एक्शन में आ गई है। 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद भी धरना स्थलों पर बैठे किसान संगठनों की एमएसपी कानून की मांग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने एमएसपी कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे हैं। तो वहीं किसान आंदोलन को सही कहने वाले विपक्ष की संसद में मांग को देखिए जरा। कांग्रेस की मांग है कि आंदोलन में शहीद किसानों को 5 करोड़ रुपए दिए जाएं, जिस पर सरकार ने साफ कह दिया है, हमारे पास ऐसे किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वित्तीय सहायता का सवाल ही नहीं है। डॉक्टर साहब, विपक्ष को केंद्र सरकार ने जवाब तो सही दिया है, साथ ही एमएसपी पर कमेटी क्यों बनाई जा रही है? देखिए, इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, इन्होंने एक ऐसा दांव खेला है कि किसान संगठनों के अंदर ही कोहराम मच गया। सरकार ने कहा, भाई तुम्हें एमएसपी चाहिए तो उसके लिए कमेटी हम बना रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी होंगे, सरकार के भी लोग होंगे, और आप भी 5 नुमाइंदे भेजिए। अब यहाँ तो नेताओं की लंबी लिस्ट है, सब अपने आप को एक से एक मानता है। अब योगेंद्र यादव होंगे कि चढ़ूनी उसमें होंगे कि टिकैत होंगे कि कक्का जी होंगे, कई सारे लोग हैं, कई सारे नाम हैं। तो इसको लेकर के आज बैठक होने वाली थी, बैठक पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि आपस में ही ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं कि वो 5 नाम कौन जाएगा। टिकैत कह रहे हैं कि भाई हमें कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, संयुक्त मोर्चा के पास 5 नाम भेजना है, और जो अंदर खाने खबर आ रही है कि ये सब कुछ सिंगू बॉर्डर पे ही डिसाइड हो जाएगा, 5 नेता चले जाएंगे, टिकैत का नंबर जो है वो उसमें काट दिया जाएगा। अब उसको लेकर के आपस में ही तनातनी जो किसान आंदोलन के बीच हो रही है। दूसरा कि भाई किसको दिया जाए, ये कोई 750 बोल रहा है, कोई 700 बोल रहा है, कोई 800 बोल रहा है। सरकार ने आज बहुत ही क्लियर तरीके से इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारे पास ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि 750 लोगों की शहादत हो गई, तो ये नाखून काट के शहीद होने वाले लोगों का लिस्ट हमारे पास नहीं है। भाई कोई आदमी आंदोलन के दौरान मरा, पुलिस की लाठी से मरा, पुलिस की गोली से मरा, पुलिस की किसी कार्रवाई की वजह से मारा गया, तब तो शहीद कहला सकता है, वो भी नहीं कहलाएगा। आप ये चाहते हो कि भाई लाल किले के ऊपर कोई तिरंगा का अपमान कर रहा हो और उसकी पिटाई हो, उसकी मौत हो जाए उसमें, तो उसको शहीद का दर्जा दे दिया जाए। आप चलाएंगे ट्रैक्टर लोगों को कुचलने के लिए और आप उसमें इंजर्ड होकर के आपकी मौत हो जाती हो, हालांकि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। और जहां कहीं भी ये घटना घटी है, इसके बारे में पहले वो तो लिस्ट निकाल के दे, लिस्ट आए, फिर तहकीकात हो कि भाई मौत की वजह क्या है। ये 750 ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल किस्म के पत्रकार और मीडिया हाउस, ये जो झूठ का, मैंने इसको कह सकते कि प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि 750 लोग शहीद हो गए, कहाँ है लिस्ट, कहाँ है उसके बारे में एफआईआर, किसने कह दिया? तो ये सरकार ने साफ साफ आज कह दिया कि एक तरीके से कि कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म है। लेकिन देश की जनता इंतज़ार कर रही है कि ये 56 इंच की सरकार कब एक्शन में आएगी।
ये योगी जी कब एक्शन में आएंगे, ये खट्टर साहब कब एक्शन में आएंगे, या देश इन चंद राजनीतिज्ञों, ये जो दलाल किस्म के जो किसान फर्जी नेता हैं, इनसे ब्लैकमेल होता रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर एंटीलिया केस से जुड़ी हुई है। एंटीलिया मामले में एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। एंटीलिया मामले में हिरेन की हत्या नहीं होती और वो पुलिस की शरण में चला जाता तो आज कई राज खुल जाते। परमवीर सिंह और सचिन वाजे एक गुंडे का फेक एनकाउंटर करने का प्लान कर रहे थे। उस गुंडे का फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट तैयार करवाया गया था। उसके पाकिस्तान जाकर आने की एंट्री भी की गई थी। ये सनसनीखेज दावा नवाब मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। साथ ही ये भी कहा है कि एनआईए के पंचनामे में वो पासपोर्ट है, एनआईए वो जानकारी सार्वजनिक करे। डॉक्टर साहब, अचानक से नवाब मलिक का इतना बड़ा खुलासा क्या बताने की कोशिश कर रहा है? बड़ा शर्मनाक खुलासा है ये। एंटीलिया बॉम्ब कांड में जहां बॉम्ब रखा गया, उसके बारे में सरकार का मंत्री कह रहा है कि जिसे हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया था वो बम रखवाने की कॉन्स्पिरेसी उसने की। ये मंत्री ये कह रहा है कि हमने एक सस्पेंडेड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को बहाल किया उसकी काबिलियत को देखते हुए, और उसने अपनी काबिलियत दिखा दी। वो कॉन्स्पिरेसी में था कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर कैसे विस्फोटक रखा जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसके ऊपर यह आरोप ये मंत्री लगा रहा है, ये मंत्री है, ये ध्यान रखिएगा, वो आज भी महाराष्ट्र सरकार के होमगार्ड डिपार्टमेंट का सर्वोच्च अधिकारी पे वहाँ पे सुसज्जित होकर के बैठा हुआ है, सस्पेंड नहीं किया गया है। तो एनआईए से तो आप बाद में पूछेंगे सवाल, इस सवाल का जवाब कौन देगा कि क्या महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार, ये जिसमें मंत्री है, वो इस तरह के कॉन्स्पिरेटर को प्रमोशन देती है, इस तरह के कॉन्स्पिरेटर को जो सस्पेंडेड था उसकी बहाली करती है। बाकी सारी डिटेल्स वो तो बात की बात है, लेकिन ये जवाब तो इनको देना होगा कि इतनी बड़ी बात एक मंत्री, वो भी बाहुबली मंत्री जिसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो इतना बड़ा खुलासा कर रहा है और सरकार वहाँ पे हाथ धर के बैठी हुई है। और दूसरी बात, जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो और इतना बड़ा मसला हो कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर विस्फोटक रखा गया है, ऐसा सेंसिटिव मसला हो, उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मंत्री किस अधिकार से इस तरह की बयानबाजी कर रहा है? अगर ये सारा खुलासा हो चुका है, जो ये खुलासा कर रहे हैं ये मंत्री बोल रहा है, तो क्या इस देश में यही नहीं माना जाएगा कि भाई उद्धव ठाकरे की सरकार को पता चल गया? सारी जांच को अब बंद कर दो, कोर्ट में ताला बंद कर दो, ये जो सुनवाई हो रही है उसको भी बंद कर दो, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि कॉन्स्पिरेसी हुई थी एक छोटे से गुंडे को एनकाउंटर करने के लिए। इस देश में कानून को रंगे हाथ माने सरेआम तोड़ा जा रहा है, सारी मर्यादाएं उसको खत्म किया जा रहा है, और देश में बैठे हुए जो जजेस हैं, बड़े बड़े महान लोग, ये सब कब सुमोटो केस लेंगे इस तरह के मंत्रियों के खिलाफ, या फिर ये भी बड़े पॉलिटिकली करेक्ट होकर के चीज़ों को चूज़ करते हैं और तब सुमोटो केस लेते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि महाराष्ट्र की सरकार का एक मंत्री इस तरह की बयानबाजी करके चीप पॉपुलैरिटी इकट्ठा कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर ममता बनर्जी को लगे झटके की। 2024 की सियासी जंग में खुद के लिए सियासी पिच तैयार करने में जुटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में मिली भारी जीत के बाद ममता बनर्जी 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंची थी। महाराष्ट्र के मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत से भी मुलाकात हुई। अब सभी की नजरें ममता और पवार की आज होने वाली महत्वपूर्ण सियासी मीटिंग पर थी, पर उससे पहले ही एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने अपने बयान से ममता को करारा झटका दिया है। डॉक्टर पवार और ममता की मीटिंग में क्या हुआ है? देखिए, सब दुमुहे सांप हैं। आपने सही कहा कि ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा, और ममता बनर्जी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि कैसे उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मीटिंग से पहले नवाब मलिक कहते हैं कि बिना कांग्रेस के कोई थर्ड फ्रंट का कोई मतलब नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई मोर्चा होना है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का होना अति आवश्यक है। और ममता बनर्जी के साथ जब पवार जी की मुलाकात होती है, वहाँ से वो बाहर निकलती हैं तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही हमला कर देती हैं। ममता बनर्जी एक कंफ्यूज्ड किस्म की लीडरशिप का परिचय दे रही हैं। उनको मैं बार बार कहता हूँ, ममता बनर्जी अपने जिहादी कार्यकर्ताओं, मुस्लिम वोट बैंक, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी और मूक दर्शक पुलिस, एक तंत्र जो बंगाल में उसने क्रिएट कर रखा है, उसके बगैर राजनीति नहीं कर सकती है। बंगाल के बाहर ममता बनर्जी को कोई दाना तक नहीं डालने वाला। और इसलिए दोनों ही बातें करके एनसीपी ने अपने आप को सेफ पोजीशन में कर लिया। पवार साहब ने कह दिया कि हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है, मुलाकात है, ये है वो है। पवार के बगल में खड़ी होकर के उन्होंने, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के ऊपर हमला कर दिया। और ये भी कोई बताया नहीं ममता बनर्जी को कि कुछ दिन, मतलब ठीक मुलाकात के कुछ घंटे पहले नवाब मलिक ने कह दिया था कि भाई बिना कांग्रेस के। तो ये अक्लमंदी शरद पवार की है कि वो सरकार में महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ भी हैं और ममता बनर्जी के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। और ममता बनर्जी वो है जो कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में जुटी हुई है। आए दिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो जहर उगल रही है। तो ये राजनीति है। आदमी सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता इंटायरली कुछ और ही है। जी डॉक्टर साहब, अब बात केजरीवाल के नए ऐलान की कर लेते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में राहत देते हुए 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम घटा दिया है और आज रात से ही दिल्ली में पेट्रोल का नया रेट लागू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, केजरीवाल सरकार ने ये वाकई में ही राहत दी है या कोई नया लॉलीपॉप? देखिए, राहत तो देना ही पड़ेगा, ये राजनीतिक मजबूरी है। अभी चुनाव लड़ने दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से केंद्रीय सरकार ने डीजल के 10 रुपये दाम घटा दिए। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार थी सब जगह और 10 रुपये और घटा दिए गए। तो हर राज्य में राहत मिल गया। और ये सरकारी खजाने को लुटाने वाला मुख्यमंत्री, जो लोगों के ऊपर पैसा कम और प्रचार पे ज़्यादा खर्च करने वाला ये मुख्यमंत्री, ये पीछे क्यों रहता? लोग सवाल पूछते कि भाई दिल्ली में इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा क्यों है? अब हो क्या रहा था ये समझिए कि एक तो पॉलिटिकल डिसीजन तो है ही, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे चुनाव के दौरान। दूसरा, एक इसका अलग पहलू भी है। दिल्ली कोई ये उत्तर प्रदेश तो है नहीं कि बहुत बड़ा हो। हर जगह कहीं से भी आप जाओ 10 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई बॉर्डर मिल जाता है जी। आप कहीं भी दिल्ली में रहो, कहीं भी आप निकलो, आपको नोएडा आना है, गुड़गांव जाना है, गाजियाबाद जाना है, कहीं भी आप जाएंगे आपको जो है हर जगह बॉर्डर्स मिल जाते हैं। और आसपास, दिल्ली के बॉर्डर के आसपास चीज़ें सस्ती मिल रही थी। यहाँ 103 रुपये में मिल रहा था, बॉर्डर के ठीक उस पार आपको 93 रुपये 95 रुपये में चीज़ें मिल रही थी। तो लोगों ने दिल्ली में पेट्रोल लेना, डीजल लेना बंद कर दिया जी। वो लोग, जो लोग यूपी की तरफ जाते थे, हरियाणा की तरफ जाते थे, वो वहाँ से भराना स्टार्ट कर दिए। तो बिक्री कम हो गई जी। तो आपने क्या किया? आपने रेट को कम करके आपने बिक्री कम कर दी। और पेट्रोल किस लिए ज़रूरत है? पेट्रोल और शराब, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा सरकार का खजाना भरता है। तो ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी का जो घाटा होता है सरकार को, उसके लिए तो केजरीवाल ने हर गली मोहल्ले में शराब खाना और बार के सैकड़ों लाइसेंस दे दिए हैं। दिल्ली में अब जो है पेट्रोल पंप से ज़्यादा बार और पब्स जो है वो नज़र आ रहे हैं आजकल। तो वो व्यवस्था तो था ही, लेकिन ये जो बिक्री जो कम होने लगी तो उसका भी एक दबाव ये जो पेट्रोल पंप की लॉबी के द्वारा दिया गया कि भाई ऐसे में तो हमारे यहाँ कोई खरीदने आ ही नहीं रहा, सारे लोग यूपी और हरियाणा चले जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो आप इसमें कुछ कीजिए। तो उसी का ये नतीजा है कि आज ये फैसला लिया गया। खैर, राजनीति के भरोसे ही सही, दबाव में ही सही, लेकिन दिल्ली के लोगों को राहत मिली है, यही सबसे बड़ी बात है। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर इमरान खान के घोटाले की पोल खोल की। आईएमएफ के 6 महीने के दबाव के बाद पाकिस्तान ने कोरोना पर हुए खर्च को सार्वजनिक किया। इसके तहत पाकिस्तान ने आईएमएफ को कोरोना राहत पैकेज की ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 5 अरब डॉलर की अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। कोरोना राहत पैकेज के खर्च की रिपोर्ट में गलत खरीद, जो लाभार्थी नहीं थे उनको किया गया भुगतान, नकली बायोमेट्रिक्स के माध्यम से नकद निकालना और उपभोग के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन यानी कि यूएससी द्वारा घटिया सामानों की खरीद का खुलासा हुआ है, जिस पर इमरान खान फंस गए हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान ने जो घोटाला किया वो तो सार्वजनिक हो गया है, रही सही कसर भी पूरी हो गई। देखिए, तब्दीली लाने वाले थे, है दिल्ली में एक स्वराज लाने वाले, व्यवस्था परिवर्तन करने वाले, वैसी तब्दीली पाकिस्तान में लाने के लिए, इमरान खान भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वहाँ का ये अरविंद केजरीवाल बन रहा था। क्या नतीजा निकला? 2 दिन पहले ये खुद मान रहा था कि हिंदू सिस्टम ख़त्म हो गया है, कुछ खास परिवार के लोग हैं, कुछ खास एक कौम है जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती, सब वो खा लेते हैं, घूसखोरी और भ्रष्टाचार करते हैं। मतलब ये कि आप नपुंसक हैं, आपके आँख के सामने, आपके नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, तो आप किस बात के प्रधानमंत्री हो भाई? अब ये जो खुलासा हुआ है घोटाले का, वो क्यों हुआ है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कटोरा लेकर के तो घूम रहे हैं, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा। सऊदी अरब से 4.2 बिलियन डॉलर राहत के रूप में कर्ज मिला है, लेकिन उसे वो खर्च भी नहीं कर सकता। वो दिखाने के लिए है। दिखाने के लिए क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने कहा कि 1 बिलियन डॉलर आपको हम देंगे, लेकिन आईएमएफ ने भी एक कड़ा शर्त जो है वो रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई, जो कोरोना के नाम पे तुमको हमने पैसे दिए थे उसका हिसाब किताब दो। पहले ही ये शर्त दिया गया था। तो कुछ महीना पहले वहाँ पे रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। अब जब रिपोर्ट बन गई तो इमरान खान को मालूम चल गया कि ये तो पूरा घोटाला हो गया, सब खा गए, जनता को कुछ नहीं मिला। इसमें आधा से ज़्यादा पैसा चट कर गए आर्मी वाले, वहाँ के ब्यूरोक्रेट, सब तो लूट खसोट का सिस्टम है वहाँ पे। इस्लाम का चेहरा दिखाता है ये लोग और अंदर खाने जो है लूट मचाता है। तो इस तरह का कौम है ये पाकिस्तानी। उसके बाद हुआ ये कि जब ये रिपोर्ट पे ये लोग बैठ गए, इमरान खान ने छिपा लिया रिपोर्ट को। अब वक्त आ गया कि भाई पैसा लाना है आईएमएफ से। आईएमएफ ने कहा कि भाई आप दो, बाहर निकालो उस रिपोर्ट को। और जब रिपोर्ट बाहर आई तो मालूम चला कि भाई इसमें तो खुला खेल फर्रुखाबादी, सब चट कर गए, सब लूट मचा दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिस्टम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ब्यूरोक्रेसी और सारी चीज़ों का। प्रधानमंत्री मोदी से पहले हिंदुस्तान में भी ऐसे ही लूट खसोट हुआ करता था। हिंदुस्तान में जब से ये पीएम मोदी की सरकार आई है और जिस नीति को लेकर के सब लोग हंसते थे कि गरीबों के बैंक अकाउंट को खोल के क्या होगा, बैंक वाले जो है वो अकाउंट कैसे खोल पाएंगे और गरीब को बैंक की क्या ज़रूरत है, ये मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन वैसे ही प्रोग्राम्स में जो गरीबों को राहत देने वाली जो योजनाएं हिंदुस्तान में लागू हुई, पैसा सीधे गरीबों के पास गया। तो ये फ़र्क समझना भी ज़रूरी है और ये रियलाइज़ करना भी ज़रूरी है कि किस तरह का पाकिस्तान का सिस्टम, जो हिंदुस्तान का ही सिस्टम एक ज़माने में था, ज़्यादा सिस्टम में बदलाव नहीं है। क्यों? लीडरशिप के बदलने के साथ साथ सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी और अलग नज़र जो वो आता है, वो किस बात के लिए नज़र आता है। तो इस चीज़ को, इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।